बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 142 मुलाहिज़ा फरमाएं। वो कुछ देर तक देखता रहा, फिर उसके स्याही माइल होंठों से बहुत मदम आवाज़ निकली, बीबी। इस सरसराती हुई आवाज़ के जवाब में शानी रुस्तम के चेहरे पर कुछ और झुक गई। हाँ रुस्तम, उसने कहा। रुस्तम बस उसे देखता ही रहा, फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई। शानी एक बार फिर गीले कपड़े से उसका चेहरा और दाढ़ी के बाल साफ करने लगी। रुस्तम ने अपने दाएं हाथ को नहीफ हरकत दी और शानी के मुतर्रक हाथ पर रख दिया। ऐसा करने के बाद उसके जर्द चेहरे पर अजीब सी तमानियत नजर आई, जैसे वो गहरी गुनूदगी में भी शानी को अपने ख़ां महसूस कर रहा हो और उसके कुर्ब के सबब उसका सारा जिस्मानी और ज़हनी कर्ब कम हो गया हो। शानी उसी तरह बैठी रही और धीरे धीरे उसके सर के बालों को सहलाती रही। कुछ देर बाद शानी को अंदाजा हुआ कि वो सो गया है। उसका सांस एक मदम गूंज के साथ सीने में आने जाने लगा था। नींद रुस्तम के लिए बहुत मुफीद थी। वो उसकी नींद को तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका हाथ रुस्तम के हाथ में था। वो रुस्तम के हाथ के नीचे से अपना हाथ निकालती तो उसके बेदार होने का अंदेशा था। वो उसी तरह बैठी रही। लालटेन की मदम रोशनी में उसकी निगाहें गाए बगाए रुस्तम के चेहरे की तरफ उठ जाती थी। अजीब जज्बे उसके सीने में खलचल पैदा कर रहे थे और अम्मा सावरी की शिकस्ता मकान नुमा हवेली में बाहर पोठवार की एक नीम गर्म रात धीरे धीरे सिरकती रही। मिलाकर वो अपने हाथ को हरकत दिए बगैर वहीं बैठी बैठी तकिए पर सर रखकर सो गई। सुबह भी रुस्तम की तबीयत बहाल रही। शानी की मुसलसल तीमारदारी और डॉक्टर नासिर की अनथक मेहनत रंग ला रही थी। नाश्ते के बाद शानी, ग्रीस, नासिर और सांगर के साथ वाले कमरे में बैठ गए और आइंदा का लाहे अमल सोचने लगे। नासिर का बजा तौर पर यह ख्याल था कि अम्मा सावरी की सवेरी में वो देर तक महफूज नहीं रह सकते। यह पूरा इलाका ही उनके क़याम के लिए मखदूज था। यकीनी बात थी कि पुलिस और अजराली चारों तरफ चौकस होंगे। वो ऐसे लोगों को तलाश कर रहे होंगे जो इम्कानी तौर पर डेरे से बच निकलने में कामयाब हुए थे। ये तादाद ना होने के बराबर थी, फिर भी पुलिस इस मामले से गाफिल नहीं हो सकती थी। नासिर ने कहा, मुझे भाई के एक ऐसे दोस्त का पता है जिसके हाथ बहुत लंबे हैं और जो बड़े से बड़े खतरे में खुश दिली से कूद जाता है। उसका नाम जावर है। यकीनन आपको भी मालूम होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? अगर किसी तरह जावर से राब्ता कायम किया जा सके तो वो जहां भी होगा भाई की मदद करने आएगा। नासिर की बात में वजन था। एक लम्हे के लिए शानी का ज़हन भी उस तरफ मुंतकिल हो गया। हर महकमे और खार शोबे में जावर की दोस्तियां मौजूद थी। वो लोगों के काम करता था और उनसे काम निकलवाना भी जानता था। मौजूदा हालात में वो मदद के लिए आगे आ सकता था, मगर फिर फौरन शानी ने यह ख्याल रद्द कर दिया। जावर एक मुहिम जू और हंगामा खेज शख्स था। रुस्तम की हालत ज़ार देखकर वो बेहद मुश्तइल हो सकता था। उसको कॉल करने में हंगामा खेजी का खदशा था। शानी का ज़हन किसी और रुख पर सोच रहा था। वो इस टूटे फूटे रुस्तम को इन हंगामों और इन खून रेजियों से दूर कहीं पूरा मन गोशे में ले जाना चाहती थी, जहां वो अपनी रूह और अपने जिस्म के जख्मों को मंदमिल कर सके, अपने तमाम दुश्मनों और उनकी बदअखवाइयों से महफूज रख सके। वो एक बुझते हुए दिए को तेज हवा के रुख पर रखने का सोच भी नहीं सकती थी। नहीं नासिर, मैं जावर के मिजाज को तुमसे बेहतर समझती हूँ। फिल वक्त जावर जैसे दोस्तों का रुस्तम के करीब आना मुनासिब नहीं है। रुस्तम के लिए ही नहीं और इसके दोस्तों के लिए भी नहीं। फिर यहाँ से निकलने का रास्ता क्या होगा? हम ज्यादा देर तो इंतजार नहीं कर सकते। आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम सांगर के साथ मिलकर कुछ न कुछ करेगा। अजमल खान ने अपने चौड़े सीने पर हाथ मारते हुए कहा। क्या करोगे तुम? शानी के लहजे में मायूसी थी। आप ये पूछें कि हम क्या नहीं करेगा। जब आप जैसा बहन हमारे साथ है और उसका दुआएं हमारे साथ है तो हम अपने हाथों पर दुनिया उठा सकता है। हमने रात प्रोग्राम बना लिया है। कैसा प्रोग्राम? नासिर ने पूछा। हम और सांगर बाई कल रात यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से थोड़ी दूर एक गांव है। वहां के जमींदार के पास 2 मजदा लोडर है जिन पर वो नमक वगैरह ढोता है। हम उससे मिलकर लोडर का इंतजाम करेगा और उस पर रुस्तम भाई को लेकर यहाँ से निकल जाएगा। हम इनको इलाका गैर में ले जाएगा। अगर आप जाना चाहेगा तो ये और भी अच्छा बात होगा, बल्कि हमारा दिली ख्वाहिश है कि आप भी हमारा साथ हो। मैं नहीं समझता कि इस तरह ट्रक पर निकलना हमारे लिए महफूज होगा। डॉक्टर नासिर ने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि पुलिस ने यहाँ से निकलने वाले सारे रास्तों की नाकाबंदी कर रखी होगी। दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रोग्राम के मुताबिक लड़का ताजा बाहर गया। उसे सांगर ने हिदायत दे रखी थी कि किसी भी सूरत में किसी शख्स को अंदर नहीं लाना। कहना है कि कुछ मेहमान आए हुए हैं। बैरूनी दरवाजा खुलने की आवाज आई। फिर दस्तक देने वाले और ताजे के दरमियान बात होने लगी। सांगर ने कहा, मेरा ख्याल है हमसायों का लड़का होगा, सवेरे दूध देने के लिए आता है। सांगर का अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। यह हमसाये का लड़का ही था। ताजे ने उसे वहीं से चलता कर दिया। कुछ देर बाद फिर दस्तक हुई।
इस बार कोई औरत अम्मा सांवरी से मिलने आई थी। ताजे ने उसे भी टरखा दिया। सारा दिन इसी कशमुकश में गुजरा। शाम हुई और फिर अंधेरा फैल गया। 8 बजे के करीब फिर जोरदार दस्तक हुई। सांगर के ख्याल में ये फिर पड़ोसी लड़का था, लेकिन सांगर का ये अंदाजा गलत साबित हुआ। आने वाले एक से ज्यादा थे और वो मुसलसल ताजे से तकरार कर रहे थे। चंद सेकंड बाद ताजा अंदर आ गया। उसने बताया कि वो बंदे सांगर से मिलना चाहते हैं। उन्हें बताया कि सांगर भाई अंदर मौजूद है। तुम उन्हें पहचानते हो? सांगर ने लड़के ताजे से पूछा। नहीं जी, वैसे भी मुझको शक्ल से अच्छे बंदे नहीं लगते। ताजा घबराया हुआ था। सांगर समेत सबका चौंक जाना लाजमी था। सांगर ने डॉक्टर नासिर से पिस्टल लेकर अपनी चादर के नीचे लगाया। अजमल खान भी अपनी राइफल चेक करके चौकस हो गया। शानी और ग्रीस को पिछले कमरे में भेज दिया गया। रुस्तम वाले कमरे का दरवाजा नासिर ने अंदर से बंद कर लिया। सांगर दरवाजे की तरफ बढ़ा और खान बरामदे में घात लगाकर खड़ा हो गया। शानी का दिल तेजी से धड़कने लगा। बैरूनी दरवाजे पर फिर 2-3 मिनट गुफ्तगू हुई। इस गुफ्तगू से साफ पता चलता था कि आने वाले अफराद सांगर के लिए भी अजनबी हैं। फिर दरवाजे को कुंडी लगाने की आवाज आई और कदमों की चाप उभरी, लेकिन ये सिर्फ सांगर के कदम नहीं थे। नवार्द भी सांगर के साथ अंदर आ गए थे। शानी और ग्रीस ने तारीक कमरे में खड़े खड़े दरवाजे की चूरी से देखा। वो दोनों अट्टे कट्टे अफराद थे और शक्लों ही से गुंडे लगते थे। वो मुकामी लिबास में थे। उनके कान में सोने की बालियां भी नजर आ रही थी। उनकी चादरों के नीचे यकीनन असला भी मौजूद था। वो दोनों बहुत उजलत में दिखाई देते थे। उनमें से दाढ़ी वाला शख्स बोला, बाकी लोग किधर हैं? मेरा मतलब है बीबियां वगैरह। सांगर ने कहा, देखो पहलवान, जब तक मुझको पता ना चले कि तुम कौन हो और तुम्हें किसने भेजा है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। पहलवान ने अपने तनुमान साथी से मुखातिब होकर कहा, जीरे, इसकी बात कराओ उस्ताद जी से। जीरे ने अपनी सूती चादर के नीचे से एक वाकी टाकी निकाला। खिड़की के पास जाकर उसका एंटीना बाहर खींचा और किसी से राब्ते में मसरूफ हो गया। वाकी टाकी से शोर उभरने लगा, ताहम कोई आवाज बरामद नहीं हुई। जीरा देर तक कोशिश करता रहा और हेलो हेलो बोलता रहा, मगर उसे कामयाबी नहीं हुई। इसी दौरान में अजमल खान भी राइफल समेत दोनों नवार्दों के सामने आ गया। जिस शख्स को पहलवान कहा जा रहा था वो सांगर को मुखातिब करके बोला, तुम पांचों के सिवा अम्मा सांवरी के घर में कोई और तो नहीं आया ना? मेरा मतलब है ऐसा बेफिक्र होकर बात कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हो, सांगर ने जवाब दिया। पहलवान बोला, असा सबके पास टाइम बहुत कम है। मैं तुमको सब कुछ खोल कर बता देता हूँ। जिस जीप पर असा यहाँ आए हैं, ये असा ने अजराली सरदार मोरा अख्तर से छीनी है। मोरा अख्तर बड़े डेरे पर मरने वाले अजराली सरदार गुलाम कबीर का चचाजाद भाई है। शायद तुम्हें इसके बारे में पता ही हो। पहलवान ने चंद सेकंड तवक्कुफ करके सिगरेट सुलगाया और बात जारी रखते हुए बोला, उम्मीद है कि मोरा अख्तर की जीप छीने जाने का पता 2-3 घंटे तक किसी को नहीं चलेगा, लेकिन जूं जूं टाइम ज्यादा होता जाएगा जीप का पता चलने का खतरा बढ़ता जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? असा चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस इलाके से निकल जाएं। सांगर ने कहा, लेकिन जब तक असा तुम्हारे उस्ताद जी से बात ना कर लें और उस्ताद जी इस बात का सबूत ना दे कि वो वाकई हमारे हमदर्द हैं, असा तुम्हारे साथ कैसे चल पड़े? देखो, मैंने तुम्हारे सामने कोशिश की है पर राब्ता नहीं हो रहा, पहलवान ने कहा और एक बार फिर अपने साथी जीरे को वाकी टाकी पर कोशिश करने का इशारा किया। जीरा फिर राब्ते की तगदो करने लगा। शाई शाई की आवाज के सिवा कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। पहलवान ने बेकरारी से अपनी कलाई की घड़ी देखी और बोला, साईं, तुसा समझने की कोशिश करो, अगर असा अजराली होते या असा का ताल्लुक पुलिस वालों से होता तो फिर असा अकेले इस मकान में ना आते। असा के साथ 15-20 बंदे होते और असा घेरा डालकर तुमको बेबस कर देते। खान ने कहा, लेकिन बरादर, तुमको पता कैसे चला कि हम इस मकान में हैं और इतने बंदे हैं? मैंने सांगर को सब कुछ बता दिया खान जी, पहलवान ने जवाब दिया। इन सारी बातों का पता उस्ताद जी को है। वो तुसा को हर सूरत पुलिस के घेरे से निकालना चाहते हैं। उन्होंने लड़ाई के बाद से तुसा की पूरी खबर रखी हुई थी। शानी ने सोचा, लड़ाई के बाद तो इंस्पेक्टर शाद के सिवा उनकी खबर और किसी को नहीं थी। सांगर, अजमल खान और पहलवान में गुफ्तगू जारी रही। पहलवान ने कहा, असा को बताया गया था कि यहाँ एक सख्त बीमार बंदा भी है, वो कहाँ है? यहीं पर है, सांगर ने कहा। लेकिन बात आगे तभी बढ़ेगी जब तुम वाकी टाकी पर अपने उस्ताद साहब से राब्ता कराओगे। तुसा बार बार एक ही बात करके अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो, पहलवान ने परेशान होकर कहा। तुसा को पता नहीं कि ये जगह तुसा के लिए कितनी खतरनाक है, किसी भी वक्त लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। शानी और ग्रीस बदस्तूर तारीक कमरे में मौजूद थी और बाहर होने वाली बहस सुन रही थी। शानी साफ तौर पर महसूस कर रही थी कि अब इस गुफ्तगू में डेडलॉक पैदा हो गया है। पता नहीं क्यों ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद उसका वजदान गवाही दे रहा था कि पहलवान और उसका साथी जो कुछ कह रहे हैं ठीक है, उन्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए।
शानी के अंदर वही लहर पैदा हुई जो कभी कभी उसकी बिल्कुल सच्ची रहनुमाई करती थी। शानी कुछ देर सोचती रही, फिर ग्रीस को साथ लेती हुई बाहर निकल आई। दोनों अफराद चौंक कर उन्हें देखने लगे। पहलवान ने कदरे भूंडे अंदाज में शानी और ग्रीस को एक साथ सलाम किया। वो दोनों सूरत से छटे हुए बदमाश नजर आते थे, मगर फिल वक्त वो हमदर्द बनकर यहाँ आए थे। ऐन मुमकिन था कि वो किसी से मुआवजा लेकर ये कठिन काम कर रहे हों। जरूरत इस अमर की थी कि फिलहाल उनकी सूरतों को नजरअंदाज कर दिया जाए। शानी ने नासिर और सांगर को एक तरफ बुलाया। दूसरे कमरे में जाकर वो सरगोशी के अंदाज में बोली, मैं तो कहती हूँ नासिर, इनकी बात मान लें। मुझे शक पड़ रहा है कि हो सकता है कि ये जो कुछ कर रहे हैं इसके पीछे इंस्पेक्टर शाद का हाथ हो, लेकिन ये तो शाद के बारे में कुछ नहीं जानते। हो सकता है कि उनका उस्ताद जी जानता हो, मगर उस्ताद जी से राब्ता हो तो कुछ पता चले ना। इसके अलावा इनको मंजिल का भी पता नहीं है। ये कह रहे हैं कि एक छीनी हुई जीप पर हमें वादी सून से निकाल देंगे, आगे कोई और गाड़ी हमें पिक करेगी। वो तो जो भी होगा नासिर सामने आ जाएगा, लेकिन एक बात मुझे साफ नजर आ रही है, हम यहाँ अम्मा सावरी के मकान में ज्यादा देर तक महफूज नहीं रह सकते। ये छोटी सी डोक है, यहाँ सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। किस घर में क्या हो रहा है ये भी सबको पता होता है। फिर आपका क्या मशवरा है बीबी? नासिर ने पूछा। रुस्तम भाई के बाद आप ही की राय मेरे लिए ज्यादा अहम है। सांगर ने भी हाँ में हाँ मिलाई। ठीक है बीबी जी, जो तुसा कहोगे असा को मंजूर है। ठीक आध घंटे बाद वो लोग अम्मा सावरी के घर से जाने के लिए तैयार थे। ये रात 12 बजे का अमल था। डोक सुनसान थी, जीप वाकई दीर के काबिल थी। उसका साइज स्टेशन वैन जैसा था। टायर नहायत चौड़े थे, मॉडल भी नया लगता था। वो गर्दो गुबार से अटे हुए हीरे की तरह थी। शानी ने ऐसी जबरदस्त जीप शायद ही कहीं देखी हो। पहलवान और जीरे ने जीप के पिछले हिस्से में रुस्तम के लेटने का जबरदस्त इंतजाम कर दिया था। वो लोग जीप को दरवाजे के बिल्कुल सामने ले आए और फिर सबने मिलकर जख्मी रुस्तम को जीप में मुंतकिल कर दिया। बाद अजमल खान, सांगर, नासिर वगैरह के साथ शानी और ग्रीस भी जीप में मुंतकिल हो गई। आरामदेह जीप के अंदर एयर कंडीशन की खुशगवार ठंडक मौजूद थी। नासिर ने दबे दबे लहजे में कहा, मेरा अंदाजा कि इस जीप की कीमत 20 करोड़ के लगभग है, लेकिन बड़ी बेदर्दी से इस्तेमाल हो रही है। शानी ने फर्श पर सिगरेट के टुकड़े और गंडेरी के छिलके देखते हुए कहा। फिर अचानक उसकी नजर एक और शय पर पड़ी और वह चौंक गई। ये शराब की खाली बोतल थी। बोतल के साथ ही किसी औरत का सैंडल और जेरे जामा पड़ा था। हाँ, ये कबायली सरदार गुलाम कबीर के चचाजाद भाई की जीप थी। इसमें इसी किस्म की एशिया मिलनी चाहिए थी। शानी ने नासिर वगैरह के सामने शर्मिंदगी से बचने के लिए नामालूम औरत की लिबास का हिस्सा अपने पांव से निशस्त के नीचे खिसका दिया। रुस्तम सुकूनावर दवा के ज़ेरे असर गुनूदगी की हालत में था। शानी उसके बिल्कुल करीब मौजूद थी। नासिर ने पहलवान से पूछा, किसी ने तुम्हें डोक में आते देखा तो नहीं है? उम्मीद तो यही है कि किसी ने नहीं देखा। असा गाड़ी की लाइटें बुझा कर आए हैं, और वैसे भी असा ने गाड़ी डोक से बाहर दरख्तों में खड़ी कर दी थी। जब हम यहाँ आए थे तो एक चौकीदार देखा था। पहलवान मुस्कुराया। असा ने भी देखा था। तो अब कहाँ है वो? उसके पर चोट लगानी पड़ी, कच्चा पक्का बेहोश हो गया था। उसे बांधकर दरख्तों में डाल आए हैं, पहलवान ने इत्मीनान से कहा। जीप रवाना हुई तो ड्राइविंग सीट पर जी रहा था। वो सूरत ही से संजीदा और खतरनाक शख्स लगता था। उसने आगे बढ़ने से पहले जीप को डोक के गिर्द 2-3 चक्कर दिए। 1-2 कुशादा गलियों के दरमियान से जीप को गुजारा। 1-2 जगह रिवर्स किया और रोका। जीप की लाइट्स बदस्तूर ऑफ थी। शानी समझ गई कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मकसद ये था कि अगर कुछ लोग जीप का खोज लगाते इस डोक तक पहुंचे तो टायरों के निशान उन्हें सीधा अम्मा सांवरी के घर तक ना पहुंचा दें। वैसे भी वो अम्मा सांवरी और ताजे को सब कुछ समझाए थे। सांगर ने उनसे कहा था कि अगर खुदा न खास्ता उनसे पूछगछ की जाए तो वो साफ कह दें कि आने वालों ने बंदूक के जोर पर उन्हें यरगमाल बना लिया था। ताजे के चेहरे पर आने वाले 2 जख्म इस बात का सबूत फराहम कर सकते थे। ये तारीख रात थी। रास्ता नहायत दुश्वार गुजार था, बल्कि ये गाड़ी का रास्ता था ही नहीं। इस जीप की हिम्मत थी कि वो बहुत ज्यादा खलचल मचाए बगैर आगे बढ़ती जा रही थी। इस जीप की खिड़कियों पर मखमली पर्दे थे। रवाना होने से पहले पहलवान ने तमाम पर्दे खींचकर नीचे गिरा दिए थे और दबी मुस्कुराहट के साथ बोला, जब सरदार के घर की औरतें जीप में होती हैं तो किसी की मजाल नहीं होती कि अंदर देख सके। और दूसरों की औरतों के बारे में सरदार क्या कहता है? सांगर ने जले कटे लहजे में कहा। दूसरों के बारे में बस अल्लाह ही अल्लाह, पहलवान ने जवाब दिया। सांगर के चेहरे पर दुख के साए लहराने लगे। शायद वो गुलाम कबीर की इस वैश्याना सलूक के बारे में सोच रहा था जो उसने कम उम्र चंदू के साथ रवा रखा था। बात करने के साथ साथ पहलवान वाकी टाकी से छेड़छाड़ भी कर रहा था। दफादन अपनी कोशिश में वो कामयाब हो गया। उसका राब्ता अपने उस्ताद जी से हो गया। उस्ताद जी, वो अपने मखसूस लहजे में बोला, तुसा के साथ राब्ता नहीं हो रहा था। सवारियां कहाँ हैं? दूसरी तरफ से बारी भरकम आवाज आई। सवारियां तांगे में बैठ गई हैं जी।
पर वो परेशान है जी, तुसा से बात करना चाहती हैं। हाँ हाँ कराओ बात, बारी आवाज ने कहा। पहलवान ने वाकी टाकी के बाइक पर हाथ रखते हुए कहा, इशारों में बात करनी है। वाकी टाकी की आवाज पुलिस वाले भी पकड़ लेते हैं। उसके साथ ही उसने वाकी टाकी नासिर की तरफ बढ़ा दिया। नासिर ने कहा, मदद करने का शुक्रिया जी, पर आप ये सब किसके कहने पर कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो हम जानते ही नहीं हैं। यार क्या ये काफी नहीं, किस मुश्किल वक्त में तुम्हारी मदद कर रहा हूं, उस्ताद ने कहा। लेकिन फिर भी हमें कुछ पता तो होना चाहिए। तुम्हारे एक दोस्त के कहने पर सब कुछ हो रहा है, और ये दोस्त वो है जिसने तुम्हें खूह के अंदर राशन पानी के 3 थैले दिए थे, 2 छोटे और 1 बड़ा, समझ गए हो? नासिर की आंखों में चमक पैदा हुई। हाँ जी समझ गया। फिर इसने जरा तवक्कुफ से पूछा, क्या अब उनसे दोबारा मुलाकात होगी? अभी मुलाकात के चक्कर में ना पड़ो यार, बस जान बचाने की कोशिश करो और परेशान नहीं होना। समझो कि हम सब तुम्हारे आसपास मौजूद हैं। उसके साथ ही सिलसिला मुनक़ते हो गया। वाकी टाकी से उभरने वाली आवाज़ें नासिर के साथ साथ सब ने सुन ली थी। इनके चेहरों पर इत्मीनान नजर आने लगा था। 3 थैलों वाला इशारा नहायत वाज़ेह तौर पर इंस्पेक्टर शाद की तरफ था। शानी का यह अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त निकला कि ये शख्स उन्हें बिल्कुल बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। इंस्पेक्टर शाद की सूरत शानी की निगाहों में घूमने लगी। वो शक्ल सूरत के लिहाज से आम पुलिस वालों से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं था। कभी कभी उसके चेहरे पर पेशा वाराना सख्ती भी नुमाया तौर पर नजर आती थी, मगर उसके सीने में एक हमदर्द और गुदाज दिल मौजूद था। वो गैर मामूली किरदार का मुजाहरा कर रहा था और शानी की तवक्को से ज्यादा उनके लिए मददगार साबित हो रहा था। डिप्टी रियाज जैसे अफसर के बेपनाह खौफ तले इस तरह की जुरात करना वाकई जुरात का काम था। वाकी टाकी पर राब्ता खत्म होने से शानी के ज़हन पर बोझ भी कम हो गया। उसने अपने तौर पर जीप सवारों के हमरा चलने का फैसला किया था। अब यह फैसला काफी हद तक दुरुस्त साबित हो गया था। जीप खतरनाक रास्तों पर बेहद धीमी रफ्तार से आगे बढ़ती रही। चांद बदलियों की ओट से निकल आया और यूं आगे बढ़ने में कदरे आसानी पैदा हो गई। इस जीप की कदर कीमत का अंदाजा उन्हें पहली चेक पोस्ट पर हुआ। इस चेक पोस्ट पर मुसल्ला अजराली नजर आ रहे थे। उनके साथ 2 पुलिस वाले भी थे। जीप को देखते ही अजरालियों के हाथ अपने माथों तक चले गए। 2 अफराद ने भागकर रास्ते को ब्लॉक करने वाला बांस ऊपर उठा दिया। किसी ने यह देखने की जहमत नहीं की कि जीप के अंदर कौन है, कौन ड्राइव कर रहा है और रात की इस पहर ये लोग कहाँ जा रहे हैं। पोस्ट क्रॉस करने के बाद पहलवान ने अपनी क्लाशनकोफ को फिर से सेफ्टी लॉक लगा लिया और गहरी सांस लेकर बोला, बस जी, रुपए में से 6 आने काम तो हो गया। बस 2 मुश्किल जगहें और रह गई हैं। एक 2-3 मील आगे है, दूसरी कोई घंटे के सफर के बाद आएगी। उन जगहों से बचकर नहीं निकला जा सकता? शानी ने पूछा। फिर पैदल चलना पड़ेगा और 7:30 मरीज भी है, लेकिन पैदल चलकर भी गारंटी तो नहीं है ना। ड्राइविंग करते हुए जीरे ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। ओ तुसा फिक्र ना करो जी, पहलवान ने शानी को दिलासा दिया। बस इस जीप की करामात देखो, कोई अनहोनी ना हो जाए, वरना यह असा को पुल सिरात पर से भी गुजार कर ले ही जाएगी। झटकों के सबब रुस्तम करा उठा। प्लीज आयसा, शानी ने तड़प कर कहा। सॉरी मैडम जी, जीरे ने कहा और रफ्तार मजीद धीमी कर दी। गरीस और शानी मुसलसल रुस्तम की देखभाल कर रही थी। जीप में वाकई करामात मौजूद थी। रास्ते में एक जगह चंद अजराली घुड़सवार नजर आए। जीप को देखकर वो फौरन घोड़ों से उतर आए और मुअद्दब खड़े होकर हाथ माथे पर ले गए। उनके साथ मौजूद कुत्ते भी खामोशी से दुम हिलाते रहे। दूसरी चेक पोस्ट पर बाकायदा सर्च लाइट मौजूद थी। चंद खैमे भी लगे हुए थे। खमीदा बांस ने रास्ता रोक रखा था। बांस के दरमियान स्टॉप का सुर्ख बोर्ड लगा हुआ था। मुसल्ला पुलिसमैन इर्द गिर्द के टीलों पर भी मौजूद थे। गाड़ी बांस के सामने रुकी। शानी का दिल तेजी से धड़क उठा। इसने देखा चादर के नीचे अजमल खान की गिरफ्त अपनी खौफनाक गन पर मजबूत हो गई है। इसने देखा चादर के नीचे अजमल खान की गिरफ्त अपनी खौफनाक गन पर मजबूत हो गई है। एक बार फिर खैरियत गुजरी। इस वीआईपी जीप को एक बार फिर किसी तलाशी के बगैर गुजर जाने दिया गया। अब रास्ता कदरे हमवार हो गया था। इन्होंने निस्बतन तेज रफ्तारी से सफर तय किया और अगले पौन घंटे में 10-12 मील का सफर तय कर लिया। अब आखिरी पोस्ट करीब नजर आ रही थी। अजमल खान ने पूछा, पहलवान जी, अब रुपए में से कितने आने का काम बाकी रह गया है? पहलवान बोला, समझो खान साहब 12 आने का काम हो गया है, 4 आने बाकी हैं। 4 आने का आजकल कौन सा हकीकत है बरादर, 4 आने का फिक्र मत करो। इसी दौरान वाकी टाकी सिग्नल मौसूल हुए। पहलवान ने एंटीना खींचकर डिवाइस को ऑन किया। दूसरी तरफ से उस्ताद जी की आवाज आई, तांगा कहाँ है? छोटे चश्मे के पास, पहलवान ने कहा। मामला गड़बड़ है। बोरा अख्तर की जीप चोरी होने की खबर पुलिस वायरलेस पर चल गई है। अगली पोस्ट वाले होशियार हो गए हैं। क्या तुम रास्ता बदल नहीं सकते? नहीं जी, अब तो असा बिल्कुल पास आ गए हैं। वो सामने पोस्ट की बत्तियां नजर आ रही हैं। नहीं, अब रोकोगे तो काम और खराब होगा। पोस्ट की तरफ चलते जाओ, यही जाहिर करो कि रुक रहे हो।
करीब पहुंचकर रफ्तार तेज कर देना। सवारियों से कहो कि सर नीचे कर लें या फर्श पर लेट जाएं। 2-4 बंदे भड़काने पड़े तो बेशक भड़का दो, अब रुकना नहीं है। उस्ताद की आवाज दाढ़ से मुशाबा थी। गरीस और शानी ने इरासा नजरों से एक दूजे को देखा। सामने कुछ फासले पर वाकई पोस्ट की रोशनियां नजर आ रही थी। मुसल्ला अफराद के हिवले तेजी से दाएं बाएं हरकत कर रहे थे। नासिर, सांगर और सबसे बढ़कर अजमल खान एकदम चौकस नजर आ रहे थे। अजमल खान का पुरजोश चेहरा देखकर यूं लगा कि वो कोई दिलपसंद खेल शुरू करने वाला है। उसके सुर्खों सफेद चेहरे पर घबराहट का शाइबा तक न था।